जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, क्या आपको पता है टैरिफ और सैंक्शन में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? आइए पहले इस बारे में जानते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, फिर आपको बताऊंगा कि आज टैरिफ और सैंक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, टैरिफ टोल टैक्स को कहते हैं, सिंपली एक टोल टैक्स जैसा ही है। फ़र्ज़ के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर भारत को अपना सामान अमेरिका के बाज़ार में बेचना है तो अमेरिका कहता है कि ठीक है, आप हमारे मार्केट में अपना सामान बेचिए, लेकिन उसके लिए आपको एक टोल टैक्स देना पड़ेगा। उस टोल टैक्स का नाम ही टैरिफ है। लाइकवाइज, अगर अमेरिका को अपना सामान इंडियन मार्केट में बेचना है तो इंडिया उस पर कस्टम ड्यूटी लगाता है। जैसे वहाँ टैरिफ लगता है वैसे यहाँ कस्टम ड्यूटी है। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन होता है कि अगर किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री को पनिश करना है ताकि उसका रवैया बदले, उसका बिहेवियर में चेंज आए, तो सैंक्शन लगाया जाता है उस कंट्री पे। जैसे ईरान पे सैंक्शन लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगे हुए हैं, वेनेजुएला पे सैंक्शन लगे हुए हैं, रशिया पे इतने सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो सैंक्शन ये होता है पनिशमेंट, और टैरिफ होता है ट्रेड के लिए, जो आप टैक्स देते हैं किसी दूसरे की मार्केट में जाने के लिए, उसको टैरिफ कहते हैं। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? तो आपको पता है कि अमेरिका ने भारत पे 25% का टैरिफ लगाया हुआ है और उसके बाद 25% का एडिशनल पेनल्टी लगाया हुआ है, क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है और ग्लोबली उसको रिफाइन करके बेचता है। इस वजह से 25% का एडिशनल पेनल्टी लगी है। तो टोटल भारत पे 50% का टैरिफ लगा हुआ है। तो टैरिफ लगने के बाद अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया पे सैंक्शन लगा है 50% का, और इन्होंने बार बार सैंक्शन शब्द का यूज़ किया अपने स्टेटमेंट में। तो पहले तो ये लग रहा था कि शायद गलती से उन्होंने बोल दिया होगा स्टेटमेंट सैंक्शन, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये एक नैरेटिव की तरह लिया जा रहा है, इसको एक नैरेटिव की तरह फैलाया जा रहा है, और इसलिए ताकि इंडिया पे, भारत पे पॉलिटिकल प्रेशर बने इस चीज़ का कि हम एक सैंक्शन कंट्री हो चुके हैं, जिसपे सैंक्शन लग चुका है रूस से तेल खरीदने के पनिशमेंट के तौर पे, जिसकी वजह से भारत दबाव में आ जाए और अमेरिका के सामने झुक जाए और उसका कहा मान ले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका चाह रहा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी के मार्केट में इंडिया में उसको जगह मिल जाए, जो भारत जिस पे अड़ा हुआ है कि वो हम उसको नहीं दे सकते, हमारे लिए रेड लाइन है। इस वजह से अमेरिका आज के डेट में टैरिफ को सैंक्शन की तरह यूज कर रहा है, सैंक्शन की तरह, सैंक्शन वर्ड जो है वो उसकी जगह पे इस्तेमाल कर रहा है मीडिया में। अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका यही चाहता है कि भारत जैसे पहले 70, 80s, 90s और अर्ली 2000 यानी 2010 तक, 2010 तक भारत हर चीज़ इंपोर्ट करता था। भारत एक नेट इंपोर्टर था। भारत आज भी नेट इंपोर्टर ही है। भारत का जो एक्सपोर्ट है 2024-25 में फिस्कल ईयर में एक्सपोर्ट था $850 बिलियन के आसपास, और भारत का जो इंपोर्ट था वो $950 बिलियन के आसपास का था। तो तकरीबन अभी भी $100 बिलियन का नेट इंपोर्टर है भारत। हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। फिस्कल डेफिसिट हमारा इतना है। तो अमेरिका यही चाह रहा है कि भारत जिस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है, एक निर्यात इकोनॉमी, एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बनने जा सकता है भारत इन फ्यूचर, अगर वो मेक इन इंडिया के तहत अपना काम करता रहा, आत्मनिर्भर भारत की तरह अगर काम करता रहा और सारी चीज़ें खुद ही मैन्युफैक्चर करता रहा, उसमें आगे बढ़ता रहा, तो एक दिन आने वाले समय में बहुत जल्दी भारत एक नेट एक्सपोर्टर बन जाएगा। और अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका में कोई भी चीज़, अमेरिका का जो मार्केट है वो बिल्कुल स्टेबल है। डिमांड अमेरिका की ख़त्म हो चुकी है, और किसी भी कंट्री में अगर डिमांड ख़त्म हो जाए तो उस कंट्री के लिए सबसे बुरा माना जाता है। इसलिए डिमांड हमेशा बनी रहनी चाहिए, और भारत में डिमांड की कभी कोई दिक्कत रही नहीं है। हमेशा से सप्लाई की दिक्कत रही, चाहे पूरी दुनिया की मार्केट, पूरी दुनिया के गुड्स इंडियन मार्केट में आ जाए तब भी भारत में हमेशा डिमांड की ही कमी रहेगी। तो अमेरिका को चाहिए होता है चीन का और भारत का मार्केट, ताकि वहाँ पे वो अपने गुड्स को डंप कर सके। और अगर भारत एक एक्सपोर्टर बन जाए हर चीज़ का, एक निर्यात कंट्री बन जाए, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो जाए भारत की, जो कि नहीं हो सकती पूरी तरीके से, क्योंकि इंडिया का कंजम्पशन मार्केट ही बहुत ज़्यादा है, हम चीन की तरह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सारी चीज़ें भारत बनाने लगे और एक्सपोर्ट करने लगे तो अमेरिका के लिए कहीं से भी ये फायदेमंद नहीं है, उनको कहीं से भी ये सूट नहीं करता है। इस वजह से वो हर तरह से दबाव बनाना चाह रहे हैं भारत पे। अभी उन्होंने 2 दिन पहले वेनेजुएला जो है, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, अमेरिका के नीचे है, कैरिबियन सी के बगल में, अमेरिका ने वही वेनेजुएला जिसमें जहाँ माना जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व अगर कहीं है तो वेनेजुएला में है, अमेरिका ने उसको चारों तरफ से अपनी नेवी से घेर लिया है, और जल्दी, बहुत बहुत जल्दी वहाँ पे वो कू करने वाला है, यानी कि वहाँ तख्ता पलट करने वाला है।
जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी जितने भी आवाम हैं उनको हथियार पकड़ा दिया है ताकि वो किसी भी तरीके से यूएस की नेवी को रेसिस्ट कर सकें, बट ज़्यादा दिन तक वो हो नहीं पाएगा। बहुत टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में बोला था कि हम वेनेजुएला को जब चाहे कब्जा सकते हैं और वहाँ का जो तेल होगा वो हमारे हिस्से में आएगा, हमारा हो जाएगा। वो वेनेजुएला पे भी सैंक्शन लगे हुए हैं, तो वेनेजुएला से भी भारत तेल खरीदता है लेकिन उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं, और अगर कंट्रोल में अमेरिका के आ जाएगा तो वहाँ से भी तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। तो अमेरिका चाह रहा है कि वेनेजुएला से भी भारत तेल न खरीदे, ईरान पे सैंक्शन लगे हैं, ईरान से भी ना खरीदे, रूस से भी ना खरीदे। तो इस तरीके से दबाव बना के भारत को घेर के, और अमेरिका चाह रहा है कि हम जिससे कहें भारत वहीं से तेल खरीदे और हमसे खरीदे, क्योंकि यूएस में भी ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है और अमेरिका चाहता है कि वो हमसे तेल खरीदे हमारे मुंह मांगे दामों पे। बात अगर सिर्फ तेल की ही होती तो भारत फिर भी मान जाता, लेकिन ये बात सिर्फ तेल पे नहीं रुकती। अगर भारत ये मान ले और अमेरिका को कह दे कि ठीक है आप कहते हैं हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ठीक है आप जहाँ से कहेंगे हम वहीं से तेल खरीदते हैं या आपसे ही तेल खरीदते हैं, फिर इसके आगे क्या? इसके आगे कल को वो कहेगा कि आप रूस से हथियार ही मत खरीदिए, जो कि वो कहता आया हमेशा से, फिर कल को कुछ और कहेगा, तो डिमांड उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये बात कहाँ जाके रुकेगी, इस पर सोचने की ज़रूरत है। इसलिए इंडिया जो है वो क्लियर है अपने स्टैंड पे कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल किसी के हाथ में नहीं देंगे, उसको कोई और डिक्टेट नहीं कर सकता। इंडिया की जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है उसका कमांड इंडिया के हाथ में ही रहेगा। फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिक्टेट कोई और नहीं कर सकता, नॉन नेगोशिएबल है। हमारा जिससे मन करेगा हम तेल खरीदेंगे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर रूस का जितना तेल है उस पर जितना डिस्काउंट है, अगर उतने ही प्राइस पे अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ हो जाती है तो हम वहाँ से खरीद सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंट्री फर्स्ट, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हम सबसे पहले हमारे लिए है, और अगर रूस का तेल खरीदने से हमें हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे बहुत बेनिफिट मिलता है, हमारा पैसा बचता है, तो हम वहीं से तेल खरीदेंगे चाहे दुनिया कितना भी प्रेशर बनाए हम पे। इस वजह से भारत अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा, और जिसकी वजह से अमेरिका एकदम तिलमिलाया हुआ है। ट्रंप चाह रहा है कि वो मेरी बात माने किसी भी तरीके से। दूसरा दोस्तों, सिर्फ अमेरिका के हाथ में नहीं है कि ऐसा है कि अमेरिका के हाथ में उनके सारे पत्ते हैं, भारत के हाथ में भी पत्ते हैं। अगर भारत चाहे तो इंडियन ओशन में, जिसमें कि दबदबा है भारत और चीन का, जिसको कि अब जब क्वाड बना था 2004 में, उसके बाद से 2010 के बाद से इंडियन ओशन का जो एरिया है उसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक रख दिया गया था। पहले इसका नाम एशिया पैसिफिक था। उसके बाद जब भारत की इंपॉर्टेंस समझ में आई यूएस को, और जब क्वाड बना उसके बाद क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आए, तो उसके बाद जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसका नाम जो पहले एशिया पैसिफिक था उसको बदल के इंडो पैसिफिक रख दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में फिर से उसका नाम बदल के एशिया पैसिफिक रख दिया गया। तो अमेरिका कुछ भी रखे नाम, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा एरिया है, हमारा रीजन है, हम पूरी तरीके से इस जगह को पूरा डोमिनेट करते हैं। वैसे तो अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको को नाम भी बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया गया, उसके कहने से तो थोड़ी होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको वो भी है। वैसे ही ये इंडो पैसिफिक है, बिना भारत के इंडियन ओशन में कुछ नहीं हो सकता। चीन और भारत का यहाँ पे दबदबा है, खास करके भारत का, क्योंकि भारत की नेवी जो है वो जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं इंडियन ओशन के आसपास जितने भी कंट्रीज में, वहाँ सबसे पहले पहुँचती है, सबसे पहले अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस वजह से जितने भी इंडियन ओशन से करीब आसपास के जितने साउथ के नेशंस हैं, ग्लोबल साउथ के नेशंस, उन सबका भारत पे ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर कल को भारत ये करे कि रूस के भी नेवी को इंडियन ओशन में उतरने की जगह दे दे, और रूस को भी एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में जगह प्रोवाइड करा दे, तब अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तब उसके अमेरिका के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, तब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायो का, जो कि बात हो रही है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, बन सकते हैं, RIC बन सकता है, अगर वो पॉसिबल हो गया और इंडिया ने अपनी ये चाल चल दी और रूस को इंडियन ओशन में ले आया, तब अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि अमेरिका आज की डेट में इतना सुपर पावर नहीं है कि वो रशिया, इंडिया, चाइना तीनों को एक साथ देख सके, एक साथ मुकाबला कर सके। RIC बनने के कगार पे तो है, अमेरिका ने इतना धक्का दे दिया है भारत को कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा अल्टीमेटली चाइना के साथ अपने रिलेशन सुधारने के लिए, और रूस के साथ तो उसके रिलेशन पहले से ही बहुत अच्छे थे। अमेरिका ये भी चाहता है कि वो सारे हथियार हमसे खरीदे, लेकिन वी कांट ट्रस्ट अमेरिकन्स, वी कांट रिलाई ऑन अमेरिकन वेपन्स एंड अमेरिकन्स। हम रूसी हथियार पे भरोसा कर सकते हैं, रूसियों को भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका पे नहीं कर सकते। क्योंकि कल को वो कह दे कि हम, एक सबसे पहली बात कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देता,
सोर्स कोड नहीं देता, अपनी शर्तों पे बोलता है कि आप खरीदिए, और हथियार वहाँ से खरीदने के बाद अगर कल को हम चाहें कि हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो और हम वो हथियार यूज़ करें तो वो कह सकता है कल को कि नहीं, आप इनके खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि जैसे अभी उसने 1-2 दिन पहले, अभी जब 18 अगस्त को जेलेंस्की और यूरोप के सारे लीडर के साथ मुलाकात के बाद, मीटिंग के बाद, अमेरिका ने दोबारा से यूक्रेन पे प्रतिबंध लगा दिया किसी चीज़ों को लेकर, डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उनके यूज़ को लेकर, कि आप रशिया पे ये सारे चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस वेपन में जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आप प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं रशिया पे, वो आपको प्रतिबंध लगाया गया है, आप हमसे बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कल को ये अगर हम हथियार खरीदते हैं, वैसे तो इंडिया आत्मनिर्भर बन गया है हथियारों के मामले में भी बहुत हद तक, 60 से 70%, कुछ चीज़ों में रह गया है, वो आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। मेनली जो है फाइटर जेट की बात है, जो भारत अभी विचार कर रहा है कि हमें Su-57 खरीदना है रूस से या फिर F-35 खरीदना है अमेरिका से। अगर कल को F-35 के एक आध स्क्वाड्रन आ जाते हैं अगर अमेरिका से, और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में अगर इसे यूज़ करना होगा और अमेरिका ने कह दिया कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते या हमको डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो रिस्क कौन लेगा? इस वजह से इंडिया कैन नॉट रिलाई ऑन अमेरिकन वेपन्स एंड अमेरिकन्स, ये बात है। तो अगर कल को रशिया, जैसे मैंने बताया कि आपको, कल को रशिया को अगर इंडिया इंडियन ओशन में ले आता है तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसीलिए किसी को भी इतना दीवार से नहीं लगाना चाहिए कि कल को उसके पास रिटेलिएशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बच जाए। RIC कितना मजबूत होता है, उसको प्लेटफॉर्म मिल पाती है कि नहीं, आगे क्या होता है, ये आगे देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी मोदी जी अगस्त के एंड में चाइना जा रहे हैं SCO समिट के लिए, वहाँ पे रशिया भी होगा, चाइना भी होगा, फिर दिसंबर में, मतलब इस साल के एंड में पुतिन आने वाले हैं इंडिया, वो भी देखना दिलचस्प होगा। और इस समय अभी अगस्त के एंड में जब SCO समिट में मोदी जी जाएंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा, शी जिनपिंग भव्य स्वागत करेंगे उनका। और अब तो ब्रिक्स करेंसी पे भी फोकस होना चाहिए इन लोगों का, जितने भी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, क्योंकि ब्रिक्स के सभी देशों को ट्रंप ने गुस्सा दिला दिया है, ट्रंप से सबकी अनबन हो गई है। साउथ अफ्रीका के लीडर्स को, साउथ अफ्रीका के जो लीडर हैं उनको बुला के अपने ओवल ऑफिस में ट्रंप ने बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया था, उनके सामने टीवी पे चला दिया कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट अफ्रीकन्स हैं उन पे बहुत रेसिज्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये बात ट्रंप ने ओवल ऑफिस में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुला के उनके मुंह पे बोली और उनको बेइज्जत किया। दूसरा, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा, उनको ट्रंप ने वहाँ पे ब्राज़ील में कू करने की कोशिश की और उनको हटाने की कोशिश की, और लूला डी सिल्वा ने बोला भी कि मुझे ट्रंप से बात करने की ज़रूरत नहीं, मुझे अगर बात करनी भी होगी तो मैं पुतिन से या फिर मोदी साहब से बात करूँगा। तो ब्रिक्स के एक नेशन को ट्रंप ने एक साथ अपने अगेंस्ट कर लिया है, अमेरिका के अगेंस्ट कर लिया है। और अगर चाहे ब्रिक्स के नेशन तो ये लोग अल्टरनेट करेंसी बना सकते हैं, जिससे कि जो अमेरिका को लगता है ब्रिक्स को एज अ मॉन्स्टर देखता है, वो सच में साबित हो जाएगा। जो अमेरिका का डरावना सपना है वो सच में साबित हो जाएगा ब्रिक्स की करेंसी बनने से। हाल ही में रशिया और इंडिया रूबल में ट्रेड करते हैं, रूबल रुपी में। चाइना और इंडिया आने वाले समय में हो सकता है कि करें, युआन और इंडिया की जो करेंसी है रुपी, युआन और रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। तो आने वाले समय जो है, 1-2 महीने का समय जो है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखने के लिए कि आगे क्या हो सकता है। ब्रिक्स की करेंसी बन सकती है, RIC बन सकता है कि नहीं बन सकता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।